अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जो हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, उसमें उनको हमने हाइब्रिडाइजेशन देखी थी मीथेन में। तो ये CH4 में हमने कहा था कि कार्बन जो है पहले अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उसके बाद जाके वो अपने ऑर्बिटल्स मर्ज करता है, मर्ज करने के बाद वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के बाद इसका मॉलिक्यूल बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है, कार्बन का प्रोटॉन नंबर है 6, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी थी 1s2 2s2 2p2। 2p2 को अगर देखो तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये है कि इट कैन ओनली फॉर्म 2 बॉन्ड्स, बट वी नो कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो कार्बन कैसे 4 बॉन्ड बना लेता है जब उसके पास है ही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो उसके जो 2s2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारी बात हुई थी कि वो एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है 2pz में। अब इसको मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर मेरा 2px है, ये 2py है, तो तीसरा वाला 2pz है। ये कार्बन की हमारे पास थी ग्राउंड स्टेट। लेकिन कार्बन जो है वो कभी भी इसमें बॉन्डिंग नहीं करता, ग्राउंड स्टेट में नहीं करता, वो हमेशा चला जाता है अपनी एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है तो वो क्या हो जाता है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है और एक इलेक्ट्रॉन वो अपना 2p3 में भेज देता है। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन 2p3 में भेज देता है तो देखो हो क्या रहा होता है, s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो चला जाएगा 2pz में। 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकला और वो 2pz में चला गया। अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन की ये वाली जो स्टेट थी, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब उसके पास जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वो देखो किस किस में है। कार्बन का अगर मैं न्यूक्लियस बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल कार्बन का न्यूक्लियस है, तो कार्बन के पास एक तो 2s होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का, ठीक है। फिर उसके पास 2px होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2px के अंदर है। ये जो मैंने बनाया ना p ऑर्बिटल, पी से पी शेप सब शेल जो है, ये हमारे पास डम्बल शेप इसको जिसको कहते हैं 2px, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, एक 2py होगा जो 90 डिग्री पे होगा उसके, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। फिर 2pz होगा। 2pz के बारे में हमने कहा था कि वो इनटू द पेज जा रहा है, मतलब 90 डिग्रीज पे है ना, 2px 2py 2pz। तो अब इनटू द पेज है, अगर आप जिस टेबल पे बैठे हो तो आपकी टेबल के अंदर जा रहा है। जब चीज टेबल के अंदर जा रही है तो वो मैंने डॉटेड करके दिखाई थी कि मैं 3 डायमेंशनल तो नहीं बना सकता, क्योंकि जो मेरा पेज होता है वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। उस पर अगर मुझे 3D चीज दिखानी है तो वो पेज, एक उसका लोब जो होगा वो टेबल के नीचे जा रहा होगा, टेबल के ऊपर आपके फेस की तरफ आ रहा होगा। तो पेज पे तो हम ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकते, क्योंकि पेज को 2 डायमेंशनल होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, डॉटेड बना देते हैं और हम कहते हैं कि इसको समझ लो कि ये एक पेज के अंदर जा रहा है और एक लोब इसका पेज के बाहर आ रहा है। तो दिस इज 2pz। 2pz में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब होता है क्या है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन आके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब वो जो 4 हाइड्रोजन आके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, एक हाइड्रोजन हमारा जैसे यहाँ पे लग गया अपना s में इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, एक हाइड्रोजन इसके s के साथ लग जाएगा जो कार्बन का s है, और एक हाइड्रोजन जो है वो 2py के साथ लग जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किस में लेके आ रहा होगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उसके पास सिर्फ 1s1 है। तो अपना इलेक्ट्रॉन वो s में लेके आ रहा होता है, अपना जो s सब शेल होता है उसमें अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा होता है वो। और क्या होते हैं, ये ओवरलैप करता है कार्बन के 2s1 के साथ ओवरलैप करेगा, एक तो इसके साथ ओवरलैप करेगा, फिर 2px के साथ ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन जो है 2py के साथ ओवरलैप करेगा और एक 2pz के साथ ओवरलैप करेगा। अच्छा, फिर हमारी बात ये हुई थी कि हमने बोला था कि हाइड्रोजन आके लग तो जाते हैं इनके साथ 4, लेकिन जब भी कोई मॉलिक्यूल बॉन्डिंग कर रहा होता है ना, कोई भी एटम बॉन्डिंग कर रहा है, उसकी ख्वाहिश क्या है, वो क्यों बॉन्डिंग कर रहा है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहा है। वो अपने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड करना चाह रहे हैं उनको, आउटर शेल के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी बात, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहा है। अब ये स्टेबल नहीं हुआ, अगर इसको हम देखें ना तो इस तरह से इसके बॉन्ड बन रहे होते हैं, एक हाइड्रोजन आके यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन आके यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन आके यहाँ लग गया। अब मैं इसकी शेप की बात कर रहा हूँ, और एक हाइड्रोजन जो है वो पेज के पीछे जा रहा है। अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सारे एक दूसरे के करीब करीब हैं। करीब करीब होने की वजह से क्या होगा, देखो हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस तो है ना उनका, वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे।
तो कार्बन ने 4 हाइड्रोजन पकड़ तो लिए हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे को इतना रिपेल कर रहे हैं कि कार्बन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। कोई हाइड्रोजन इधर भाग रहा है रिपेल होके, कोई इधर भाग रहा है। तो कार्बन क्या बोलता है कि ये तो सही नहीं है। इसको वो चाहता है कि मैं सारे के सारे हाइड्रोजन एक दूसरे से इतनी दूर दूर रखूं कि ये आपस में इंटरेक्ट ना करे। वो काम करने के लिए कार्बन कहता है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग ऑर्बिटल्स हैं वो जिन ओरिएंटेशन पे हैं वो कभी भी हाइड्रोजन्स को अपार्ट नहीं रख सकती, हाइड्रोजन आपस में इंटरेक्ट होते रहेंगे। तो कार्बन ये डिसाइड करता है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन सही नहीं है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने देखो कार्बन का 6 एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वो एक डिसीजन और लेगा। वो क्या करेगा, अपना बोलेगा कि S और P, जैसे इसका एक S है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक PX है 2px, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक 2py में एक इलेक्ट्रॉन है और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इनके शेप्स देखो तो S का शेप जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, P जो होता है वो डम्बल शेप होता है। इस तरह से मतलब दो बैलून्स में फुला के एक दूसरे के साथ साथ रख दूं तो इस तरह से P शेप बन जाता है। ये 2px है तो 2py जो होगा उसके 90 डिग्री पे होगा और 2pz जो होगा वो इन तीनों के 2px के और 2py दोनों के 90 डिग्री पे होगा, राइट एंगल्स। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखो तो अगर ये x है ये y है तो z जो है वो पेज के पीछे जा रहा होगा। अब मैं पेज के पीछे नहीं बना सकता तो पेज पे मैं डॉटेड बना दूंगा तो आप विजुलाइज कर लो कि इसको वो पेज के अंदर जा रहा है। तो कार्बन क्या करेगा, बोलेगा मैं अपने तीनों के जितने भी मेरे ऑर्बिटल्स हैं ना वो तीनों मर्ज करता हूँ। मर्ज करने के बाद अपनी मर्जी का एक जॉइंट या हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊंगा और उसको ओरिएंटेशन में अपने हिसाब से दूंगा। इस हिसाब से दूंगा कि अगर मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ तो वो सारे के सारे हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर दूर रहें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना करें। तो वो क्या करता है, एक S और 3p 1s एंड 3p मिलाएगा। जब वह 1s एंड 3p मर्ज कर लेगा तो हम कहेंगे कि ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया है। ये मर्जिंग जो है ना इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इस मर्जिंग के फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये हो रही है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, मिक्सिंग ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ कंबाइंड एनर्जी ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ कंबाइंड एनर्जी ऑर्बिटल। और ये जो कंबाइंड एनर्जी ऑर्बिटल है इसको ही हम कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अच्छा, और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है मिक्स होने के बाद जो कंबाइंड एनर्जी ऑर्बिटल बन रहा है उसकी खास बात क्या है कि वो बेटर स्पेटियली अरेंज्ड है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन या लोकेशन। तो अगर हम कहते हैं ना कि स्पेस में विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन या लोकेशन कोई भी चीज अरेंज्ड है तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन या विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन हम बात करते हैं तो इंग्लिश का एक वर्ड होता है स्पेटियल। तो मिक्सिंग ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ कंबाइंड एनर्जी ऑर्बिटल which is better spatially arranged. This phenomena is known as hybridization. तो spatial arrangement जो होती है वो with respect to position या location, ठीक है, ये याद रखना। बट पोजीशन कह लो या ओरिएंटेशन कह लो, बेटर ओरिएंटेशन होती है उसकी। अब क्या करेगा ये कंबाइन होके, देखो ये कंबाइन करने के बाद कर क्या रहा है, एक S और 3p मिला के ना ये कार्बन के अराउंड इस तरह के ऑर्बिटल्स के इस तरह के लोब बना लेगा। एक यूं कर लेगा, एक यूं कर लेगा, एक यूं और एक यूं। अब ये जो तीन इसके 4 लोब्स बने, हर लोब में ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देगा। जैसे इसमें एक S का इलेक्ट्रॉन था, 3p के इलेक्ट्रॉन थे, हर लोब में एक इलेक्ट्रॉन डाल देगा यूं करके। अच्छा, और ये सारे जो लोब्स हैं ये एक ही ऑर्बिटल है जिसका नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अगर मैं बात करूं तो ये इट इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है।
ये मैंने पेज पे ऐसा बनाया है। अगेन अगर मैं इसको 3 डायमेंशन, ये 3D में इसने अरेंज किया है। पेज पे देखने में ऐसा लग रहा है कि सारे एक साथ साथ हैं। आप बोलोगे फर्क क्या हुआ इसमें और इसमें, फर्क क्या हुआ? फिर देखो ये ऐसे नहीं है। ये किस तरह से है, कार्बन का जो पहला लोब है ना, जो ऊपर वाला लोब है, वो तो पेज पर आ गया। अगर आपके सामने जो टेबल रखा है ना, आपको मैं जो है 5 बॉल दे दूं, एक बड़ी बॉल दी मैंने बोला वो कार्बन है, वो आपने बीच में रखी। उसके ऊपर आपने एक बॉल रखी, वो ये वाला लोब है जो मैंने सबसे ऊपर बनाया है अभी टॉप पे, दिस वन। फिर आपने साइड पे एक और बॉल रखी, ये वाली, ये भी टेबल के ऊपर है। लेकिन ये जो मैं बना रहा हूँ ना, इसको चलो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। तो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ ना, ये पेज के पीछे जा रही है, मतलब टेबल के नीचे है तुम्हारे। और फिर मैं एक और बना रहा हूँ जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ। ये वाली जो है ना, ये समझ लो कि ये टेबल के ऊपर आ गई है, आपके फेस की तरफ आ रही है, टेबल से ऊपर उठ गई है। तो हाइड्रोजन, अब फॉर एग्जांपल इसमें इसने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब वो कहता है अपने हाइड्रोजन को जो उसके साथ लगने थे कि आप आ जाओ। और जब वो हाइड्रोजन आते हैं ना, तो हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन एस में लेके आ रहा है, या हाइड्रोजन का एस है। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग जाएगा। ये जो तीसरा हाइड्रोजन ब्लू के साथ लगे ना, ये आपके फेस की तरफ है, आपको ऊपर आके टेबल के ऊपर खड़ा हो गया आके। और ये जो ग्रीन के साथ है ना, ये टेबल के नीचे है। तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों साथ साथ हैं, ग्रीन और ब्लू। ये दोनों साथ साथ नहीं है, एक टेबल के ऊपर है, एक टेबल के नीचे है, तो ये एक दूसरे से दूर दूर है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इससे हुआ क्या कि सारे के सारे हाइड्रोजन जो थे ना, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जितना फार अपार्ट पॉसिबल था उतना फार अपार्ट कार्बन ने कर दिया। तो इसको हम कहते हैं बेटर स्पेटियली अरेंज्ड। बेटर अरेंजमेंट या बेटर स्पेटियल अरेंजमेंट हो गई है इनकी। ठीक है। और अगर मैं देखूं तो ये जो बन रहा है, ओवरलैपिंग जो हो रही है, ये असल में बॉन्ड बन रहा है ना, दिस इज अ बॉन्ड, दिस इज अ बॉन्ड, दिस इज अ बॉन्ड। तो इनके बीच में जो मैं एंगल्स देखूं, तो इनके बीच में सारे एंगल जो है ना वो इक्वल होते हैं। जैसे ये ना 109.5 डिग्री का इनके बीच में एंगल होता है। अब ये जो दोनों जो है, इनके बीच में भी 109.5 डिग्री का एंगल है। और ये जो एक बॉन्ड, आप एक हाइड्रोजन जो टेबल के ऊपर है और एक हाइड्रोजन जो टेबल के नीचे है, वो बिल्कुल एक दूसरे पे 180 डिग्री अपार्ट नहीं है, बल्कि वो भी 109.5 डिग्री के एंगल पे। अब देखने में पेज पे तो लग रहा है कि ये यार, ये पहला वाला इतना बड़ा है, वो भी 109.5 डिग्री है, और ये इतने छोटे हैं, ये भी वन। ये असल में पेज पे देखने में छोटा लग रहा है, असल में वो 3 डायमेंशनल है, एक ऊपर आ रहा है, एक नीचे जा रहा है। इसी तरह ये वाला जो सबसे बड़ा लग रहा है, लेकिन ये पेज पे देखने में बड़ा लग रहा है, 3D में देखोगे तो ये भी 109.5 डिग्री का इनके बीच में एंगल बन रहा होगा। तो hybridization is a phenomena where central atom mixes its individual energy orbitals to form a combined energy orbital which is better spatially arranged। और फायदा क्या होता है इसका सेंट्रल एटम के लिए, कि जो वो मॉलिक्यूल बनाता है वो भी स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। सारे के सारे जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, और मॉलिक्यूल जो है फिर वो सुकून से बॉन्डेड एटम्स के साथ बैठा रहता है। इसलिए हम कहते हैं हर एटम की ख्वाहिश क्या होती है, वो बॉन्डिंग कर ही क्यों रहा था, आयनिक हो गई या कोवेलेंट हो गई, उसका करने का पर्पस सिर्फ ये था कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ऐसे अचीव नहीं होती कि आपने अपने ऑर्बिटल्स कंप्लीट कर लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर दिया, बल्कि स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट ना कर रहे हो, मूव ना कर रहे हो। अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, अगर इसकी जगह क्लोरीन क्लोरीन होते, अगर मैं कहूँ कि मुझे CCl4 बनाना है, तो अब CCl4 को बनाने के लिए अगर ये एक दूसरे के करीब करीब होते हैं क्लोरीन, इस तरह से करके, तो क्या होता है, क्लोरीन के तो अपने शेल्स होंगे बहुत सारे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो ये क्लोरीन फर्स्ट और सेकंड वाला क्लोरीन जब नीचे जाएगा, रिपेल होगी नीचे, सेकंड वाला क्लोरीन नीचे जाएगा तो थर्ड वाले को रिपेल करेगा, थर्ड वाला चौथे वाले को रिपेल करेगा, चौथा वाला से फर्स्ट वाले को रिपेल करेगा, आपस में स्टेबिलिटी नहीं होगी, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हुई। अच्छा, जब हाइब्रिडाइजेशन हुई तो अब इसका शेप किस तरह से बना है, तो हम लोगों को ना शेप बनाना पड़ता है। अब शेप कैसे दिखाओगे, शेप दिखाने का, अब 3 डायमेंशनल शेप्स हैं सारे, आपने पेज पे दिखाने 2 डायमेंशनल पेज पे, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने कुछ अपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि हम लोग जो वो बॉन्ड जो आउट ऑफ द पेज आ रहे हैं और जो इनटू द पेज जा रहे हैं, जो पेज पर हैं वो तो सही है, मैंने एक लाइन मारूंगा जैसे मैं अभी तक बनाया था आया था और यूं करके बना दूंगा,
लेकिन वो बॉन्ड जो आउट ऑफ द पेज आ रहे हैं और जो इनटू द पेज आ रहे हैं, तो आउट ऑफ द पेज के लिए हमने बोला कि उसको हम, इस बॉन्ड को हम एक लाइन से नहीं बल्कि इस तरह से एक शेप से शो करेंगे, ठीक है। और ये जो शेप है इसका नाम हम कहते हैं वेज, WEDGE, वेज। और इसका क्या मतलब है, ये शेप जब भी बनी हुई होती है तो इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड है वो आउट ऑफ द पेज आ रहा है, मतलब आपके मुंह की तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द पेज आपकी तरफ आ रहा है। और जो इनटू द पेज जा रहा है, मतलब जो आपसे अवे जा रहा है बॉन्ड, उसको फिर हम जो है वो डॉटेड करके दिखा देते हैं ऐसे। डॉटेड वाला शो क्या कर रहा है कि ये इनटू द पेज जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, इनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो सारे के सारे कितने हैं, 109.5 डिग्री के। अब ये एंगल याद करना पड़ेगा। ये 3D में सारे के सारे अगर एंगल देखोगे तो इक्वल सेपरेशन पे होंगे और इनके जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो 109.5 डिग्री के। ये जो पर्टिकुलर शेप बना है ना, इस पर्टिकुलर शेप का फिर एक नाम भी दिया हुआ है, उसका नाम हमने दिया हुआ है टेट्राहेड्रल। अब टेट्रा देख के समझ गए होगे कि 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसलिए टेट्रा का नाम दिया हुआ है टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप का आपको एंगल पता होना चाहिए 109.5 डिग्री। अच्छा, अब हम लोगों के पास हाइब्रिडाइजेशन ना वो यहाँ पे खत्म कर देता है, फिर sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन भी थोड़ी सी है, वो मैं शेप्स पढ़ाने के बाद बताऊंगा। लेकिन उसने ना शेप्स डाल दिए हमारे कोर्स में कि आपको जो है मॉलिक्यूल देख के ये बताना होगा कि इसकी कौन सी शेप होगी, और उस शेप को बनाना भी आना चाहिए। 2 डायमेंशनल पेपर पे उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको दिखाना आना चाहिए। तो हमारे पास कुछ बेसिक शेप्स हैं जो कि हम लोग उनके नाम, अगर कोई मॉलिक्यूल मुझे दे देता है और वो कहता है कि फॉर एग्जांपल उसने एग्जाम में दे दिया CH4, बोलता है CH4 का शेप बताओ, उसका नेम बताओ शेप का, और उस शेप में जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो बताओ। तो जैसे CCl4 बना है वैसे CH4 भी था हमारा। सही है, इसका शेप का नाम भी टेट्राहेड्रल होगा, एंगल भी 109.5 डिग्रीज होंगे। तो हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स अपने सेट करने हैं जिसकी बेसिस पे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को देख के डिसाइड करेंगे कि भाई इसका शेप क्या होगा, इसके बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे और इस शेप का नाम क्या होगा। ठीक है, आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, शेप्स, मॉलिक्यूलर शेप्स। कोई सवाल है यहाँ तक? हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है क्या चीज है? हाइब्रिडाइजेशन एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन वो आपको ज्यादा टेस्ट नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा दे देगा तो 1 मार्क का MCQ दे देगा हाइब्रिडाइजेशन में। शेप्स तो हम लोग पढ़ेंगे राहिम, शेप्स हम लोगों ने शायद आधे पढ़े थे, आधे नहीं पढ़े थे। ठीक है जी राहिम, सर, वो शेप पैरामिड पैरामिड वाली शेप तक पढ़ा था, वो ट्राइपॉड अच्छा वाली पढ़ जो आपने लिया था वो। एग्जाम्पल दी थी। चलो एक काम करते हैं हम लोग ना, दोबारा से सारे शेप देख लेते हैं और आज सारे शेप खत्म कर लेते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, अब किसी को याद नहीं होगा क्योंकि लास्ट से लास्ट क्लास हुई थी, वो एक मिस आउट हो गई थी क्लास। तो एनीवेज आज की क्लास, वो जो लास्ट क्लास थी वो जल्दी से कोई रिकैप कर लेते हैं, आधा तो हमने कर लिया, आधा और कर लेते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर शेप्स में सबसे पहला शेप मैंने आप लोगों को अभी पढ़ा दिया, टेट्राहेड्रल। ठीक है, शेप्स पढ़ने से पहले कुछ चीजें, कुछ अपने बेसिक रूल सेट कर लेते हैं कि भाई इस तरह से चीज होगी तो हम इसको ये कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है अमोनिया। अब मैं अमोनिया की कोवलेंट बॉन्डिंग तो बना सकता हूँ, ठीक है, मैंने बॉन्डिंग जो है वो अच्छे से सीखी हुई है कि कोवलेंट बॉन्डिंग ये है, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कोवलेंट बॉन्डिंग भी मैं बना सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं पूछूं अमोनिया में मेरे पास कितने बॉन्डेड रीजन्स हैं, तो क्या बोलोगे कितने बॉन्डेड रीजन्स हैं? 3। 3 बॉन्डेड रीजन्स हैं। और कितने लोन पेयर्स हैं? 1। 1। इसी तरह अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड में पूछूं कितने बॉन्डेड रीजन्स हैं, तो क्या बोलोगे कितने हैं? 2। 2 बॉन्डेड रीजन्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो बॉन्ड जो है ना, कोवलेंट बॉन्ड वो 4 हैं टोटल, लेकिन हम लोग
बॉन्डेड रीजन किसको कहते हैं कि दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं, चाहे जितने भी बने हुए हो, वो एक बॉन्डेड रीजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक बॉन्डेड रीजन ये रहा और एक बॉन्डेड रीजन ये रहा, तो दो बॉन्डेड रीजन है। और लोन पेयर, अच्छा सेंट्रल एटम के लोन पेयर देखेंगे, सेंट्रल एटम तो इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, तो कार्बन पे लोन पेयर कितने हैं? कोई लोन पेयर 0। नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, 0। तो एक तो ये डिसाइड कर लो, इस्टेब्लिश कर लो कि बॉन्डेड रीजन्स, अच्छा बॉन्डेड रीजन्स को अक्सर बॉन्ड पेयर भी लिखा हुआ होता है, कुछ बुक्स में देखोगे तो बॉन्ड पेयर्स लिखा हुआ है, तो एक ही चीज है, सही है। इसी तरह हमने बॉन्डिंग बनाई थी सल्फर ट्राइऑक्साइड की, सल्फर ट्राइऑक्साइड का बॉन्डिंग ऐसे बनती है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ऑक्टेट रूल डिफाई करता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो इसमें अगर मैं पूछूं आपको कि कितने बॉन्डेड रीजन्स हैं, तो आप बोलोगे 3 बॉन्डेड रीजन्स हैं, और सल्फर पे कितने लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर आप बोलोगे 0 लोन पेयर है, सही है। तो ये चीज स्टैब्लिश कर लो। अगर इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है, बॉन्डेड रीजन किस तरह से देखते हैं, बॉन्डेड पेयर्स किस तरह से देखते हैं, लोन पेयर किस तरह से देखते हैं, तो अभी पूछ लो, वरना ये चीज आगे बहुत ज्यादा यूज हो रही होगी। नोबडी? चलो गुड। अच्छा इसके अलावा एक चीज और स्टैब्लिश कर लो कि हमारे पास एक थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। देखो इस थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वैलेंस VSEPR, पहले पहले लेटर उठा लिए बस हमने ना, इसका नाम कहते हैं VSEPR, वेस्पर, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वेस्पर थ्योरी हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सही है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बैठा हुआ है तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अमोनिया ना, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो ये दोनों बॉन्ड जो है ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। इसी तरह ये एक बॉन्डेड रीजन, ये एक बॉन्डेड रीजन, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह जो लोन पेयर है और जो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको मैं बॉन्ड पेयर कह रहा हूँ। बॉन्ड पेयर मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज तक मैंने बॉन्ड पेयर का वर्ड यूज नहीं किया था, अभी इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर दो बॉन्ड भी बने हुए ना तो वो भी एक बॉन्ड पेयर कहलाएगा या एक बॉन्डेड रीजन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है N2, अब इसकी बॉन्डिंग बनाओ तो इसमें 3 बॉन्ड बनते हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर या बॉन्डेड रीजन कितना है? एक ही है, ठीक है। बॉन्डेड रीजन या बॉन्डेड पेयर वो इसके पास एक ही है, वो एक ही कहलाएगा। तो वेस्पर ये कहता है कि अगर बॉन्ड पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उनकी जो रिपल्जन होगी ना वो मिनिमम होगी। बॉन्ड पेयर अगर एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो उनकी रिपल्जन आपस में मिनिमम होगी। लेकिन अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेगा, जैसे अमोनिया में देखो लोन पेयर है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन पे और हाइड्रोजन ये बॉन्ड पेयर है, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि बॉन्ड पेयर के पास भी इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर के पास तो है ही इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस को रिपेल कर रहे होते हैं। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी आपस में रिपेल करता है और उनकी रिपल्जन जो है बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह देखो ये होती है कि जो बॉन्डेड पेयर होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जो है वो बॉन्डिंग में बिजी होते हैं, तो वो उनको पास टाइम नहीं होता कि हम वो रिपेल करें दूसरे इलेक्ट्रॉन को। और इन साइंटिफिक वर्ड्स के वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी अट्रैक्शन जो है ना वो न्यूक्लियस के साथ हुई होती है बॉन्डेड एटम्स के, तो इसलिए वो साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिपेल नहीं कर रहे होते, ठीक है। याद रखने के लिए समझ लो कि वो बिजी हैं, अपना दूसरा काम कर रहे हैं, तो लोन पेयर को जो वेले बैठे हैं उनको रिपेल नहीं कर रहे ज्यादा। तो बॉन्ड पेयर में सबसे कम है, वो ऑलरेडी बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में फिर उससे ज्यादा होगी क्योंकि लोन पेयर जो है वो तो बिल्कुल फारिग बैठा है, उसको काम ही ये और रिपेल करें, ठीक है। और सबसे ज्यादा फिर रिपल्जन किसमें होगी? जो दो लोन पेयर एक साथ बैठे हुए हैं वो सबसे ज्यादा एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल लेनी है तो एग्जांपल लेते हैं वाटर की H2O। H2O की बॉन्डिंग देखो, तो हाइड्रोजन दो लगे हुए हैं, ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर हैं, तो ये दो लोन पेयर जो है ना एक दूसरे को सबसे ज्यादा रिपेल कर रहे होंगे, और रिपेल करने के बाद ये इधर भी रिपल्जन दे रहे होंगे, और ये जो दो बॉन्ड है वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे इनकी वजह से, सही। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब मॉलिक्यूलर शेप में आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है किसी भी मॉलिक्यूल को देख के कि उसके अंदर कितने बॉन्डेड रीजन्स हैं और कितने लोन पेयर हैं। जैसे पहली शेप हमने पढ़ी है टेट्राहेड्रल,
तो सबसे पहले आप इसमें इसकी मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मीथेन ले लेते हैं दोबारा। तो सबसे पहले आप इसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाओगे। पहला स्टेप क्या होता है, आपको इसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग पता होनी चाहिए। आपको मॉलिक्यूल ऐसे ही देगा कि आप उसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग बना सको, और अगर वो मॉलिक्यूल जिनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग आप नहीं बना सकते उनकी वो बना के देगा, मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाओ। कोवेलेंट बॉन्डिंग जैसे डॉट एंड क्रॉस बनाते थे ना, वैसी डिस्क्रीट फॉर्मूला बना दो या कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लो। इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बॉन्डिंग नहीं बना रहे हो, आपको काम क्या, आपने शेप बनाना है। लेकिन अगर वो कहता है कि शो कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो मेक श्योर कि आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाओ। ये बात याद रखना, अगर वो कहता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाओ, तो यू हैव टू ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस, फिर वो नहीं भूलना। अच्छा, जब आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग पता है, तो आपको ये पता होगा कि इसमें कितने बॉन्डेड रीजन्स हैं और कितने लोन पेयर हैं। बॉन्डेड पेयर या रीजन्स इज द सेम थिंग। तो इसमें 4 बॉन्डेड रीजन है और लोन पेयर सेंट्रल एटम पे 0 है। तो जब भी 4 बॉन्डेड रीजन और 0 लोन पेयर होंगे, मैं इसको देखो ऐसे लिखता हूँ, 4,0 कर देता हूँ, और ये जो है ये मेरा बॉन्डेड रीजन हो जाता है और ये मेरा लोन पेयर हो जाता है, ताकि मेरा काम जो है ना याद करने में आसान हो जाए। तो जब भी 4,0 होगा, तो मैं बोलूंगा जो शेप बनेगा ना, अब ये आपको याद करना है, वो जो शेप बनेगा वो बनेगा टेट्रा हेड्रल। शेप का नाम तो मुझे याद हो गया। अच्छा, इसके जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो होंगे 109.5 डिग्रीज के, ये भी याद हो गया। और लास्ट कौन सी चीज आपको याद करनी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, शेप बनेगा कैसा। तो आपको शेप कैसा बनेगा वो भी याद करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शेप कैसा बनता है टेट्राहेड्रल का, अगर मैंने आपको CH4 से शेप याद करा दिया, अब कोई भी मॉलिक्यूल अगर टेट्राहेड्रल में क्वालिफाई कर रहा है, मतलब उसमें 4 बॉन्डेड रीजन या 0 लोन पेयर है, तो आप बोलोगे टेट्राहेड्रल बनेगा। और टेट्राहेड्रल शेप जो है वो हमेशा सेम होगा, बस आपने एटम्स चेंज करने होंगे। जैसे CH4 की एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैंने CCl4 की ली थी, तो CCl4 के साथ वो बना देना, शेप ऐसी बनेगा, बस एटम चेंज हो जाएंगे। टेट्राहेड्रल शेप, और इसके जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 109.5 डिग्रीज। सारे बॉन्ड एंगल्स आपस में इतने के ही होंगे, तो आप किसी 2 बॉन्ड एंगल के बीच में एंगल भी लिख दोगे ना, तो वो भी इनफ है। सही है? एनी क्वेश्चंस? दूसरा मैं शेप ले रहा हूँ ट्रिगनल पिरामिडल। अच्छा, ट्रिगनल पिरामिडल के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। ट्रिगनल पिरामिडल कब बनता है, जब मेरे पास बॉन्डेड रीजन जो है वो 3 हो और लोन पेयर जो है 1 हो। मतलब मैं टेट्राहेड्रल में से 4 के बजाय बॉन्डेड रीजन मैंने कर दिए 3 और लोन पेयर मैंने कर दिया 1, मतलब बॉन्डेड रीजन एक कम कर दिया, लोन पेयर एक बढ़ा दिया। अब 3,1 का क्या मतलब है, 3 बॉन्डेड रीजन 1 लोन पेयर। अब इसमें मैं एक बार और लिख देता हूँ कि 3 क्या है। अब आगे जो है ना मैं सिर्फ इस तरह से ब्रैकेट करके लिखूंगा, तो तुम लोग याद रखना कि 3 जो है वो बॉन्डेड रीजन हो गया इसमें, और सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितने हैं, 1। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कोई, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है अमोनिया। अमोनिया इज NH3। सबसे पहला काम किया आपने, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना के देखनी है। आपने जब कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाई, आपने देखा कि इसमें कितने बॉन्डेड रीजन हैं, 3, और लोन पेयर कितने हैं, 1। तो 3,1 आप फौरन याद रिकॉल करोगे कि 3,1 तो ट्रिगनल पिरामिडल होता है। तो आपने बोला ये जो है वो शेप बनेगा ट्रिगनल पिरामिडल, आपने नाम आपको फौरन याद आ गया, दिस शेप इज ट्रिगनल पिरामिडल। सही है? अभी तो मैं हेडिंग डाल के आपको पढ़ा रहा हूँ ना, लेकिन वो मॉलिक्यूल दे देगा सिर्फ, तो आपको उसके बॉन्डेड रीजन और लोन पेयर देख के डिसाइड करना पड़ेगा शेप क्या है। सही है? ट्रिगनल पिरामिडल है। ट्रिगनल पिरामिडल के एंगल जो है मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। देखो, वेस्पर की थ्योरी क्या कहती है कि सबसे ज्यादा रिपल्जन होती है बिटवीन लोन पेयर और सबसे कम होती है बिटवीन बॉन्ड पेयर। अब अगर टेट्राहेड्रल शेप देखो, तो यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन जो लगा हुआ है, मैं इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ जो सबसे ऊपर लगा हुआ है ना टेट्राहेड्रल CH4 में, इस बॉन्ड को हटा के हमने इसकी जगह एक लोन पेयर रख दिया अमोनिया पे। सिंपल ये काम हुआ है, ये बॉन्ड हटा है और एक लोन पेयर आ गया। तो पहले जो है ये बॉन्ड पेयर था, याला हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको मैंने रेड में शेड किया है, ये बॉन्ड पेयर थे। तो इनका एंगल 109.5 डिग्रीज बन रहा था। अब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, तो इसमें रिपल्जन ज्यादा होगी ना। रिपल्जन ज्यादा है तो मतलब ये इसको ज्यादा पुश करेगा कि तुम नीचे जाओ, और यहाँ से भी पुश करेगा नीचे जाओ। तो बाकी अब हमें एंगल से बॉन्ड पेयर के बीच में देखना है।
तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल नहीं देखते हैं, एंगल हम देखेंगे ये दो बाकी के जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना वो देखेंगे, दैट इज वो हमारा एंगल है। तो ये लोन पेयर जो है इनको पुश करेगा कि तुम लोग नीचे जाओ, और जब वो लोग नीचे जाएंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे से करीब करीब हो जाएंगे, और जब करीब करीब हो जाएंगे तो उनके बॉन्ड एंगल जो है वो छोटे हो जाएंगे। और छोटे होके कितने हो जाएंगे, हम लोग हमेशा जब एक लोन पेयर बढ़ते हैं ना हम लोग क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल की शेप में से 2.5 डिग्री माइनस कर दोगे 2.5 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 107। 107 डिग्रीज। ट्रायंगल पिरामिडल का एंगल कितना हो जाएगा 107 डिग्रीज, ये आपको याद करना है। अच्छा फिर बारी आती है कि इसका शेप कैसा बनेगा। तो शेप अगेन शेप इसका ना टेट्राहेड्रल जैसे ही बनता है, लेकिन फर्क क्या होता है कि बॉन्ड एंगल छोटे हो जाते हैं। जैसे मैंने सेंट्रल एटम बनाया नाइट्रोजन, एक यहाँ पे मैं वेज बनाऊंगा, हाइड्रोजन लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, और ऊपर एक लोन पेयर दिखा दिया, और यहाँ पे एंगल दिखा दिया 107 डिग्री। किसी दोनों के यहाँ भी 107 होगा, आप किसको ये एक एंगल दिखा दो। अच्छा ये एंगल नहीं दिखाना, दिस इज नॉट द एंगल। वो एंगल होता है बॉन्ड पेयर के बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल नहीं होता है, तो दिस इज नॉट द एंगल, तो ये हटा दो। ठीक हो गया। अच्छा अभी इसके अगर मैं कोई और मॉलिक्यूल दे दूं तुम्हें बस क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अगर मैं आपको दो मॉलिक्यूल और दे रहा हूँ, मैंने एक दिया अमोनिया माइन, अमोनिया माइन आप लोगों को पता है NH4 पॉजिटिव आयन होता है। एक मैंने दिया आपको PH3, सही है। अच्छा NH4 पॉजिटिव की बॉन्डिंग आप लोगों ने बनाई है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और चौथा हाइड्रोजन के साथ जो है वो डेटिव बॉन्ड बना लेता है, बनता वो भी कोवेलेंट बॉन्ड जैसा, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा अब अगर इसको देखो तो इसमें आपसे पूछा जाए कि कितने बॉन्डेड रीजन्स हैं अमोनिया माइन में, तो क्या बोलोगे कितने बॉन्डेड रीजन्स हैं? एनीवन कोई बताएगा? अहमद, राहिम, मुनीब? अमोनिया में 3। अमोनिया माइन में पूछ रहा हूँ NH4 पॉजिटिव। मिनाहिल, निशान? तो सर इसके 4 बॉन्डेड रीजन्स होंगे। 4 बॉन्डेड रीजन्स होंगे। और लोन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम पे नाइट्रोजन पे? कोई लोन पेयर बचा है 0 नाइट्रोजन पे? 0। एक इलेक्ट्रॉन, दो, एक लोन पेयर था लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया और उसके बाद बॉन्ड बना लिया, तो 0 लोन पेयर। तो 4,0, तो ये किया, ये किस शेप में क्वालिफाई कर जाएगा? 4,0 हमने क्या पढ़ा है, टेट्राहेड्रल, इट मींस इट विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रल शेप। और टेट्राहेड्रल शेप जब बनाने जाओगे तो क्या करोगे, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर वेज के साथ, एक डॉटेड के साथ, एक हाइड्रोजन इधर इधर, एक इधर और एक इधर, दिस विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रल शेप। अब लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अमोनिया का ट्रायंगल पिरामिडल बनाता है तो अमोनिया माइन का भी होगा। नहीं, मॉलिक्यूल याद नहीं करना है, मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग बना के देखना है। आप मॉलिक्यूल की कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाओगे, बोलोगे कि इतने बॉन्डेड रीजन और इतने लोन पेयर हैं, अगर 4,0 आ रहा है तो आप बोलोगे दैट इज अ टेट्राहेड्रल शेप। बस आंखें बंद करके आप डिसाइड कर लिया ना, तो टेट्राहेड्रल शेप बना देना बस। और इनके बीच में कोई भी दो एंगल के, दो बॉन्ड के बीच में एंगल दिखा दो, चाहिए दिखा दो, चाहिए दिखा दो, चाहे नीचे दो हाइड्रोजन के बीच में एंगल दिखा दो। अब हमारी बात हो गई, ये देखने में करीब करीब लग रहे हैं पेपर पे, आप कहोगे कि यार 109.5 ऊपर वाला इतना बड़ा है समझ आता है, नीचे वाले इतने कम कम स्पेसिंग है, वो भी 109.5, वो असल में पेपर पे स्पेसिंग कम लग रही है, वो एंगल पीछे जा रहा है, तो मैं पीछे बना नहीं सकता था। अच्छा PH3 की बॉन्डिंग देखो, तो आपने जब इसकी बॉन्डिंग बनानी है तो ये 1 2 3, फॉस्फोरस अगेन ग्रुप 5 का है, इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, तो एक लोन पेयर होगा यहाँ पे। तो इसमें कितने बॉन्डेड रीजन है हमारे पास, 3 बॉन्डेड रीजन है और 1 लोन पेयर है। जब 3 1 आ जाता है, 3,1, तो आप बोलोगे दिस इज ट्रायंगल पिरामिडल, बात खत्म हो गई। जब आपने डिसाइड कर लिया बॉन्डेड रीजन और लोन पेयर देख के ट्रायंगल पिरामिडल है, तो आपने शेप बनाना है। शेप आपको याद होना चाहिए ट्रायंगल पिरामिडल कैसे बनता है, जैसे हम एक मॉलिक्यूल का सीख लिया ना, तो बाकी मॉलिक्यूल का भी ऐसे बनेगा। अब आपने यहाँ पे सेंट्रल एटम फास्फोरस है, इसके साथ बाकी हाइड्रोजन लगा देना। तो अब ये नहीं देखना कि यार इसमें नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, आइटम चेंज हो गए तो शेप भी चेंज होगा, नहीं, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द बॉन्डेड रीजन एंड द लोन पेयर। अगर वो सेम है तो चाहे कोई भी एलिमेंट हो उसको इस तरह से अरेंज कर देना, ठीक है। और ये एंगल कितने का हो जाएगा, 107 डिग्रीज का। जब मैंने टेट्राहेड्रल पे से एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर हटा के एक लोन पेयर रख दिया था, तो एंगल में कितनी
कमी आ गई थी 109.5 डिग्री से -2.5 डिग्री, तो 107 डिग्रीज हो गया। ठीक है, समझ आई बात? ऑल क्लियर सर। ओके अच्छा, अब जरा एक नए शेप पे चलते हैं। मैं आपको अभी वाटर की मैंने एग्जांपल दी थी ना, वाटर H2O। अच्छा, H2O भी एक बड़ा कॉमन मॉलिक्यूल है जो हम पूरी केमिस्ट्री में, पानी तो बहुत ज्यादा यूज करेंगे। पानी पानी, अच्छा इसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा एक चीज याद रखना, पता है एग्जाम में वो कहता है कि शेप बनाओ, शेप बनाने के लिए कहता है। आप जो है ना बॉन्डिंग बना के आ जाते हो, पता नहीं, बहुत कॉमन मिस्टेक है। वो बोलेगा शेप बनाओ, आप पता है शेप क्या बनाओगे, आप बोलेगा अमोनियम आइन है। अच्छा तो आपने, या तो कुछ बच्चे वो बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं समझते, वो बॉन्डिंग बना देते हैं। कुछ बोलते हैं ना कि नहीं नहीं मैंने शेप बनाया है, वो ना उसको इस तरह से अरेंज करके आ जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं मैंने देखो शेप बनाया है। सही है, ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्यों गलत होगा कि शेप में आपने वेज और डॉटेड बनाने थे, तो आपने इसको वेज बनाना था और इसको डॉटेड बनाना था, इसलिए ये गलत हो गया। सही है, जहां जिस शेप में वेज और डॉटेड है उस शेप में आपने वेज और डॉटेड बनाना है। अगर जिस शेप में नहीं है उस शेप में, चलो सही है, उस शेप में सही हो जाएगा। लेकिन उसमें भी अब जैसे बेंट है ना H2O, वाटर, अब वाटर की आप सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाओगे। आपने बॉन्डिंग बना ली, जैसे भी आप वो लेवल में बनाते थे, आपने ये बना लिया। आपने बोला इसका जो बॉन्डिंग है, इसके पास कितने बॉन्डेड रीजन हैं? अब कौन बताएगा मुझे? 2 बॉन्डेड रीजन, 2 लोन। 2 बॉन्डेड रीजन है और 2 लोन पेयर है। सही है, अब ये नया शेप आ जाएगा एक, अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने अभी तक आपको 4,0 पढ़ाया, उसका नाम मैंने दिया टेट्राहेड्रल। सही है, फिर मैंने 3,1 पढ़ाया, उसका नाम मैंने दिया ट्रिगनल पिरामिडल। अब मैंने 2,2 पढ़ाया, जिसका नाम मैं आपको दे रहा हूँ, इसका नाम है बेंट नॉन लीनियर। इसका पूरा नाम है बेंट नॉन लीनियर। सही है, अच्छा मरियम कुछ पूछ रहे हो आप? नहीं सर, वो मैं देख लूंगी दोबारा से अच्छा जब तो आप। सही है। अच्छा जी, तो अब क्या देखो, मैं इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, एक एक बॉन्डेड रीजन में कम करता जा रहा हूँ और एक एक लोन पेयर बढ़ाता जा रहा हूँ, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। तो इसका एंगल बता सकता है कोई मुझे कि मैं किस तरह से इसका एंगल निकालने की कोशिश करूंगा? पहले देखो इसका टेट्राहेड्रल का था। हाँ इसका बताओ एंगल बताओ। 180 होगा सिंस इट्स नॉन लीनियर। नॉन लीनियर है, लीनियर का 180 होता है, इट इज नॉन लीनियर। देखो टेट्राहेड्रल से ट्रिगनल पिरामिडल में जब मैं गया तो मैंने क्या किया, उसमें चेंज क्या हुआ, एक बॉन्ड पेयर कम हुआ, एक लोन पेयर बढ़ गया, तो मैंने 2.5 डिग्री माइनस कर दिया और वो एंगल कितना हो गया, 107 डिग्री। तो सर ये 104.5 हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें भी एक बॉन्ड पेयर कम हुआ, एक लोन पेयर बढ़ गया, तो इसमें भी मैं 2.5 डिग्री माइनस कर दूंगा तो वो 104.5 हो जाएगा। चलो इसके एंगल तक पहुंच गए, 104.5। इसका नाम मैंने बता दिया, नाम याद करना पड़ेगा, इसको नाम हम देंगे बेंट नॉन लीनियर। सही है, अच्छा इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम ना वी शेप भी कहते हैं। तो आप बैंड नॉन लीनियर लिख देना। बैंड नॉन लीनियर इसलिए याद करा रहा हूं कि बैंड नाम के 2 हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, जो सिमिलर नाम होंगे तो आपको एक नाम कम याद करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो इसकी बॉन्डिंग है, देखो दिस इज बॉन्डिंग। अब वो पूछता है कि शेप बनाओ। अब इसका शेप वाटर के लिए याद कर लो, बाकी अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आता है जिसमें 2 बॉन्डेड रीजन 2 लोन पेयर है तो शेप ऐसी बनेगा। तो इसका शेप आप कैसे बनाओगे, ये ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, ठीक है, और लोन पेयर दिखाना जरूरी है शेप में भी। ठीक है, लोन पेयर पे ना मैं अक्सर ऐसे करके एक स्माइली सा वो बना देता हूँ, स्माइली नहीं होता, ये एक तरीका है। अगर आप बनाना चाहो बना दो कैप, नहीं बनाना चाहो नहीं बनाओ, कोई इशू नहीं होता। असल में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाते वक्त हम ये बनाते हैं, तो अगर आप ना भी बनाओ तो चल जाएगा, बट मेक श्योर के इलेक्ट्रॉन प्रोमिनेंट बनाना। कुछ बच्चे ना बस सिर्फ वो डॉट करके आ जाते हैं, बनाते भी पेंसिल से और डॉट लगा के आ जाते हैं, तो एग्जामिनर को कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। तो थोड़ा सा डार्क कर देना यार उसको, थोड़ी सी मेहनत कर लेना इस पर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल और कम क्यों है? क्योंकि पहले अमोनिया में एक लोन पेयर प्रेस कर रहा था बॉन्डेड पेयर को, जैसे ये PH3 था, इसमें एक लोन पेयर प्रेस कर रहा था। अमोनिया में देखो एक लोन पेयर प्रेस कर रहा था, अब यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं जो प्रेस करेंगे 2 बॉन्डेड पेयर्स को, तो ये एंगल जो है वो कम होके 104.5 डिग्रीज हो गया है।
तो इस एंगल को आप क्या बनाओगे 104.5 डिग्री। अच्छा इसमें कोई वेज और डॉटेड नहीं आ रहा है, दोनों लाइंस आ रही हैं, लेकिन दिस इज नॉट बॉन्डिंग। अच्छा इसकी अगर आप बोलो कि बॉन्डिंग ऐसी हमने बनाई है, कुछ लोग वाटर की बॉन्डिंग हम लोग हमेशा से ऐसी बनाते हैं वैसे ना, जब से ए लेवल स्टार्ट हुआ है ए लेवल में हम बॉन्डिंग ऐसी दिखाते हैं इसकी। वो ओ लेवल था कि एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया। अभी लीनियर शेप पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे यार ऐसे तो दिखाना ही नहीं चाहिए था कभी भी वाटर, लेकिन वो लेवल में हम कहते हैं चलता है। अच्छा तो यहाँ पे बस फर्क क्या होगा शेप और इसमें, इसमें वेज और डॉटेड नहीं है। आप बोलो मैंने बॉन्डिंग ऐसे बनाई है, तो क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपने शेप में एंगल जरूर लिखना है, एंगल नहीं लिखोगे तो उसको शेप नहीं मानेगा। ठीक हो गया, 3 शेप हमारे पास ये हो गई। अच्छा इसको मैं याद करवा दूंगा सारी ना, तो मैं एक टेबल बनवा के, उसकी टेंशन नहीं लेना, ये याद हो जाएंगी। अच्छा एक शेप और है हमारे पास चौथी, इसका नाम है ट्रिगनल प्लेनर। ट्रिगनल प्लेनर में मैं आपको बाउंडेड रीजन और लोन पेयर की बता देता हूँ कि 3 बाउंडेड रीजन होते हैं, 0 लोन पेयर होता है इसमें। सही है। अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास जैसे एक होती है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, ठीक है, इसका नाम होता है बोरॉन, 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ट्राइफ्लोराइड। अच्छा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ना एक कोवेलेंट कंपाउंड है, सिर्फ शेप जो है हम कोवेलेंट कंपाउंड में पढ़ रहे हैं, आयनिक में तो शेप का कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में अक्सर मैं ये एग्जांपल देता हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार बोरॉन कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 3 का है। ग्रुप 3 और ग्रुप 7 कैसे? ये तो मेटल है और ये फ्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा, ये कोवेलेंट कैसे बना रहा है? ग्रुप 3 जैसे एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 बनाते हैं ना, और क्लोरीन जो है वो गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन। तो अक्सर हमने जो पढ़ा है तो AlCl3 कोवेलेंट बनना चाहिए, ये भी सॉरी आयनिक बनना चाहिए, ये भी कोवेलेंट बन रहा होता है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है Al+3O2 नेगेटिव, ये क्या बनता है? ये आयनिक बनता है। ठीक है, तो अब कुछ एक्सेप्शंस है जिसको आपको हजम करना पड़ेगा, वो एक्सेप्शंस कहते हैं उसको केमिस्ट्री में। अच्छा ये एक्सेप्शन की भी एक वजह है, ऐसा नहीं है कि बस एक्सेप्शन है। हाँ बोरॉन को एज अ मेटल बिहेव करना चाहिए था, लेकिन वो एज अ मेटल नहीं बिहेव कर रहा है, वो एज अ नॉन मेटल बिहेव कर रहा है, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, वो आयनिक बॉन्डिंग नहीं कर रहा फ्लोरीन के साथ। ठीक है। अच्छा एक तो ये बोरॉन मसला कर रहा है, दूसरा मसला पता है बोरॉन क्या कर रहा है? बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 बॉन्ड बना लेगा फ्लोरीन के साथ। सही है, अगर मैं डॉट एंड क्रॉस दिखाऊं 3 हो गए। अब बोलोगे कि ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं बोरॉन का, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 थे, उसने 3 बॉन्ड बना लिए, तो टोटल कितने हो गए? 6। 8 तो नहीं हुए, लेकिन बोरॉन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ ही अपने आप को स्टेबल मानता है। ठीक है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको हम कहते हैं कि ऑक्टेट रूल डिफाई हो रहा है यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वैसे BF3 ना पीछे वाली क्लासेस में, कि ऑक्टेट रूल डिफाई करता है। यहाँ पे मैंने BF3 क्यों ले लिया? क्योंकि BF3 जो है ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके पास 3 बॉन्डेड रीजन है, 0 लोन पेयर है। तो मैं शेप कह रहा हूँ, उसका शेप जो बनेगा वो होगा ट्रिगनल प्लेनर। और ट्रिगनल प्लेनर जो होता है ना, अब प्लेनर से अगर ग्रास्प करने की कोशिश करो, प्लेनर का मतलब इन वन प्लेन। तो BF3 जो होता है उसके जो सारे बॉन्ड्स बनते हैं वो एक ही प्लेन में बनेंगे। कैसे? इसको ट्रिगनल प्लेनर इसलिए कहते हैं कि इनके जो आपस में जो एंगल होंगे ना, बॉन्ड एंगल, वो होते हैं 120 डिग्री के। और इसका शेप जो है ना वो ऐसे बना सकते हो आप। अब मैं शेप बना रहा हूँ उसका, एक बोरॉन है, एक फ्लोरीन यहाँ बॉन्डेड रीजन यहाँ लगाया, एक बॉन्डेड रीजन यहाँ लगाया, एक बॉन्डेड रीजन यहाँ लगाया, और इनमें आपस में एंगल जो है वो सारे 120 डिग्री के हैं। सही है। प्लेनर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पेज पे बोरॉन रखा हुआ है तो उसी पेज पे या उसी टेबल पे आपने तीनों फ्लोरीन भी रख दिए, तो एक ही एक जो आपका पेज है या टेबल है वो 2 डायमेंशनल है, तो ये 2 डायमेंशनल एक प्लेन जो होता है वो हमेशा 2D होता है। तो उस पर सारे के सारे आइटम्स आ गए हैं, सारे के सारे बॉन्ड जो है वो इसी तरह से अरेंज हुए हैं कि वो पूरा शेप आ गया है, तो ये कर लेता है अरेंज अपने आप को। सही है। लेकिन अगर इसी तरह मैं C कार्बन और 4 फ्लोरीन होते तो वो फिर अरेंज नहीं कर पाता अपने आप को इस तरह से, फिर वो शेप कौन सा चला जाता है? टेट्राहेड्रल। तो साथ साथ जरा लिंक अप करते जाना चीजों को। BF3 समझ आई ये बात यहाँ तक? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है?
कुछ पूछना है किसी को? ऑल अगर क्लियर नहीं फ्रॉम मी। पूछ बाकी अगर नहीं पूछना तो फिर मुझे बताओ, मुझे जवाब दो, मैं पूछ लेता हूँ। मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ सल्फर ट्राइऑक्साइड, बार बार पढ़ लिया ये SO3। मुझे बता सकते हो कि इसका शेप क्या होगा? सबसे पहले तो इसकी बॉन्डिंग बना लो, सल्फर ट्राइऑक्साइड की बॉन्डिंग पहले बनाना सीखो। दो बॉन्ड लगते हैं, ऑक्टेट रूल ये भी डिफाई करता है। बताओ इसके पास कितने बॉन्डेड रीजन है और कितने लोन पेयर हैं? मिनाहिल मैं बता दूं? आप बताओ। 3 बॉन्डेड रीजन और 0 लोन। 3 बॉन्डेड रीजन और 0 लोन पेयर। अब 3 बॉन्डेड रीजन और 0 लोन पेयर हमने अभी अभी देखा है, कौन सा शेप है? ट्रिगनल प्लेनर। अब आपने जब बॉन्डेड रीजन और लोन पेयर एस्टैब्लिश कर लिया है कितने हैं, तो उसके हिसाब से आपको शेप याद होना चाहिए। आप बोलोगे ट्रिगनल प्लेनर, सही है? तो दिस वन इज ट्रिगनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। इसको शेप कैसा बनाओगे? अच्छा, अब शेप में मैंने बार बार बोला कि हम लोगों ने अगर जिस शेप में वेज और डॉटेड आता है उसमें तो बनाओगे, जिसमें नहीं आता, ट्रिगनल प्लेनर में वेज और डॉटेड नहीं आता, एक ही प्लेन पे होते हैं। वेज और डॉटेड कब बनता है? जब आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन आ रहा होता है। अब ये ट्रिगनल प्लेनर एक ही प्लेन पे, देयर इज नो वेज एंड डॉटेड। अच्छा, बॉन्डेड रीजन हम दिखाते हैं शेप में। शेप में वी शो बॉन्डेड रीजन ओनली, हम बॉन्ड्स नहीं दिखाते। वी शो बॉन्डेड रीजन्स या बॉन्डेड पेयर। तो इसका शेप अगर हम बनाने जाएंगे वही प्लेनर जैसा, जैसे BF3 बनाया था ना अभी, वैसी शेप बनेगा, क्योंकि ये भी ट्रिगनल प्लेनर ही तो है। इसका शेप कैसे बनेगा? आपने यहाँ पे बीच में बनाना सल्फर, फिर एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड रीजन है, ये एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, और इनके एंगल कितने कितने के हैं? 120 डिग्री के। किसी दो के बीच में बना दो एंगल 120 डिग्री। तब आप यहाँ पे डबल डंडियां नहीं लगानी है, क्योंकि हम शेप में बॉन्डेड बॉन्ड्स नहीं दिखाते हैं, हम बॉन्डेड पेयर दिखाते हैं, बॉन्डेड रीजन दिखाते हैं। तो अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को देखो तो दिस इज माय वन बॉन्डेड रीजन, दिस इज माय अदर बॉन्डेड रीजन, दिस इज माय अदर बॉन्डेड रीजन। 3 बॉन्डेड रीजन है, मैंने 3 बॉन्डेड रीजन दिखा दिए। तो शेप्स में हम लोग बॉन्डेड रीजन दिखाते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं दिखा रहे होते, सही है? अच्छा, ट्रिगनल प्लेनर में जो है ना एक शेप को ना एक तरीके से और बनाते हैं। देखो ट्रिगनल प्लेनर ऐसी शेप है जैसे आपके जो सीलिंग फैन है, पंखा जो है, अगर आप छत पे चढ़ जाओ, पंखे के ऊपर से देखो पंखे को, तो पंखा आपको ऐसे दिखेगा कि 3 जो विंग्स हैं फैन के वो इस तरह से फैले हुए होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा एक इधर होगा, ऐसा ही है ना? पंखे को अगर देखो 3 विंग्स ऐसे होंगे, तो इसको ऐसे ही शेप है ट्रिगनल प्लेनर भी। लेकिन अगर ये आपका परसेप्शन है कि आप देख कैसे रहे हो, अगर आप उसको पंखे को ना साइड पे आके देखना शुरू कर दो, आप बोलोगे नहीं मैं तो साइड से देख रहा हूँ उसको, मैं ऊपर से नहीं देख रहा ना मैं नीचे से देख रहा हूँ उसको। आपने आके ना बोला कि मैं साइड से देखूंगा उसको यूं करके। अब अगर आप साइड से देखोगे तो ये वाली विंग जो विंग 1 है और ये वाली विंग जो विंग 2 है, अब ये देखो तो ये विंग अब इस प्लेन में तो एक ही विंग दिखेगी फिर, और ये वाली विंग कहोगे ये तो पीछे जा रही है इसको वैज बनाओ, और ये जो है वो आगे आ रही है इसको डॉटेड बनाओ, सही है? आप बोलोगे कि भाई इसको वैज बनाओ क्योंकि पीछे जा रही है और ये डॉटेड बनाओ। लेकिन आपका परसेप्शन आप देख किस तरह से रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ट्रिगनल प्लेनर को हम कैसे देख रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। ये बात बताना इसलिए जरूरी है, जैसे अगर हमने अभी BF3 या SO3 बनाया ना सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इसका शेप हमने ऐसे बना दिया, एग्जाम में वो आपका ऐसा शेप बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगा, आपको पूरे मार्क्स देगा उसके। बस फर्क आपने शेप ऐसे बनाया हो और एंगल लिख दिया हो 120 डिग्री किसी दो बॉन्ड के बीच में, वो आपको मार्क्स देगा। और आपने इसका नाम बता दिया भाई दीज आर ट्रिगनल प्लेनर, ओके। अच्छा, आपकी बुक जो है ना रॉजर नॉरिस जो आप यूजुअली फॉलो कर रहे होते हो, उसमें एक शेप और दिया हुआ है। अच्छा, वो एग्जामिनर की रिटन बुक है, वही एग्जामिनर जो आपके अक्सर पेपर भी बना रहा होता है, तो इसलिए हमें वो पढ़ना जरूरी है। और अक्सर कब बहुत यूजुअली नहीं, कभी कभार उसने ना एक दो जगह पे उस तरह से रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है शेप की, कि अगर फॉर एग्जांपल आप फैन को साइड से आके देख रहे हो तो आपको वेज और डॉटेड दिखेगा। अगर आप फैन को साइड से आके देखोगे या इस BF3 को ऊपर से या नीचे से नहीं देख रहे बल्कि साइड से, आप टेबल जहाँ पे रखा है ना, आप टेबल पे झुक के नीचे बिल्कुल टेबल से लाइन ऑफ साइड मिला के अगर आप इसको देख रहे हो तो इसका भी शेप देखो ऐसा बनाना पड़ेगा। बी
यहाँ पे अगर मैंने एक वेज बना दिया तो एक ऐसे डॉटेड बनाना पड़ेगा और एक ऐसे शेप बनानी पड़ेगी, और इनके बीच में जो एंगल हैं ये सारे कितने हैं 120 डिग्रीज के। दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री। देखने में सारे छोटे बड़े हैं लेकिन ये पेज पे बन रहे हैं, असल में यही चीज है 120 डिग्री, बस जो मेरा देखने का परसेप्शन है ना मैंने वो चेंज किया हुआ है, दैट्स इट। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनाओगे तो वो भी शेप ऐसी बनेगा, ये सल्फर लगाया, यहाँ पे आपने एक बैच बनाया, यहाँ पे आपने डॉटेड बनाया और ये कर दिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये एंगल 120 डिग्री ये है, ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है। अब मैंने बिल्कुल टू द स्केल नहीं बनाया है क्योंकि जो मेरा ऊपर वाला 120 है वो देखने में 180 लग रहा है, लेकिन क्योंकि वो वेज है तो कोई इसको 180 कह नहीं सकता, ठीक है। बेशक मैं स्केल से स्ट्रेट लाइन भी लगा देते ना इन दोनों के बीच में, लेकिन क्योंकि मैंने उसको वेज कर दिया ना तो आप इसको 180 कह ही नहीं सकते, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कुछ पूछना है किसी को? नहीं? देखो एक शेप और है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नहीं, लीनियर शेप के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें 2 बॉन्डेड रीजन होंगे और 0 लोन पेयर होंगे। जैसे इसकी एग्जाम्पल में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाया था। अब इसकी बॉन्डिंग बनाओगे कार्बन डाइऑक्साइड की तो आप देखोगे कि सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं बचा है और 2 बॉन्डेड रीजन है और 0 लोन पेयर है, तो ये हमारे पास शेप क्या बनेगा? लीनियर। अच्छा, लीनियर का शेप किस तरह से दिखाओगे? ये हमारे पास अगर कार्बन है, ये इधर एक बॉन्डेड रीजन इधर एक बॉन्डेड रीजन और इनके बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 2 बॉन्डेड रीजन और 0 लोन पेयर है तो वो शेप क्या बन जाता है? लीनियर, सही। और एंगल 180 डिग्रीज उसका हो जाएगा। अच्छा, एक और है हमारे पास जिसका नाम है बेंट। अच्छा, बेंट हमने नॉन लीनियर पढ़ा है, एक है बेंट लीनियर, सही है। इसमें एग्जाम्पल अगर हम लें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना वो बेंट लीनियर शेप होती है। इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग बनाओगे तो सल्फर ये रहा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस पे लोन पेयर कितने आएंगे? एक ही आएगा, एक ही बचा है। इसको कंपेयर करो वाटर के साथ, जो वाटर बनाया था ना अपने माइंड में, चलो मैं बना देता हूँ ना यहाँ पे, जो मैंने वाटर बनाया था उसमें भी 2 बॉन्डेड रीजन थे, इसमें भी 2 बॉन्डेड रीजन है, तो इसमें बॉन्डेड रीजन कितने हैं? 2। ऐसे लोन पेयर कितना है? 1। लेकिन जो वाटर बनाया था उसमें कितने बॉन्डेड पेयर थे? 2, लेकिन लोन पेयर भी 2 थे, तो ये 2,2 था। इसको हमने नाम दिया था बेंट नॉन लीनियर, सही है। और इसको हम नाम दे रहे हैं बेंट लीनियर सल्फर डाइऑक्साइड। फर्क क्या है कि बॉन्डेड रीजन तो उतने ही, एक लोन पेयर कम हो गया है। तो ये जो एंगल है इसका वाटर में, बेंट नॉन लीनियर में वाटर का एंगल कितना आया था? 104.5 डिग्री, क्योंकि 2 लोन पेयर उसको पुश कर रहे थे नीचे, यहाँ पे एक ही लोन पेयर पुश कर रहा है, तो मतलब ये एंगल जो है वो नेचुरली इससे बड़ा होगा, 104.5 से बड़ा होगा। और ये ऑलमोस्ट होता है 117, 117 या 117.5। ये एंगल हमेशा तुम लोग को रेंजेस में मिलेंगे, मतलब वो 1116.5 से 1117.5 तक ये एंगल एक्सेप्टेबल है। 104.5 भी नहीं देता, कभी कभी 104 दे देता है, तो आप समझ जाओगे कि बैंड की बात कर रहा है। कभी कभी टेट्राहेड्रल का 109 दे देता है सिर्फ, सही है। अच्छा, इस सल्फर डाइऑक्साइड ये जो बैंड लीनियर बना है, इसका शेप बनाओगे तो इसका शेप कैसा बनेगा? इसका शेप देखो ऐसा बनेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और ऊपर आपने एक लोन पेयर बना दिया, और इनके बीच में बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल बना दिया 117 डिग्री, सही है। इसको अगर आपने वो 2.5 डिग्री वाला रूल 2.5 माइनस करके देखना है ना, तो इसको पता है किससे कंपेयर करना है? इसको कंपेयर करना है ट्रिग्नल प्लानर के साथ। जो ट्रिग्नल प्लानर अभी हमने पढ़ा है ना, जिसमें 120 डिग्री आ रहा है BF3, उसमें कितने बॉन्डेड रीजन है? 3 बॉन्डेड रीजन है, 0 लोन पेयर है। देखो एक कम करा तो हो गया 2, और एक लोन पेयर बढ़ाया तो 1, तो ये 2,1 बना है, वो यहाँ से बना है। तो अगर हम इसका 120 डिग्री था, 120 डिग्री में से 2.5 माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा 1117.5,
ठीक है, तो 117 या 117.5 मैंने बताया ना, इसके लिए दोनों एक्सेप्टेबल है। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन किसी का? यार ऐसा नहीं करो, कुछ तो पूछो। कौन से शेप से रिकैप का कह रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड से दे रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लीनियर शेप। लीनियर शेप मींस आपने एंगल बनाना है सिर्फ। क्या कहते हैं, शेप में आपने पहले सबसे पहले बॉन्डिंग बना लो। जब आपने बॉन्डिंग बना ली है तो आप देख लो कि कितने बॉन्डेड रीजन और कितने लोन पेयर हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास 2 बॉन्डेड रीजन है और 0 लोन पेयर है। तो 2,0 याद रखना होगा, लीनियर शेप है। ये याद कैसे करना है ये मैं तुम्हें याद करवा दूंगा, इसकी टेंशन नहीं लो, वो मैं तुम्हें 10 मिनट में याद करवा दूंगा। सीख लो पहले, ये सारे के सारे रटवा दूंगा मैं। अच्छा, और बेंट लीनियर अगर देखो तो उसमें 2 बॉन्डेड रीजन 1 लोन पेयर है। सही है, तो उसका जो एंगल है वो 117 है। अगर ये आपको याद है कि 2 बॉन्डेड रीजन 1 लोन पेयर होता है तो उसका शेप बैंड लीनियर बनता है, और बैंड लीनियर का एंगल ही होता है, और उसका शेप जो है वो मैं इस तरह से बना रहा हूँ। अच्छा चलो, इसको एक बार फिर देखना, और फिर भी ना समझ आए तो फिर पूछना, फिर डिस्कस करते हैं। वैसे समझ आ जाएगा, आपने स्टार्टिंग मिक्स कर दी है ना इसकी। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर आपके पास मतलब जैसे कोई एज इन, इसको अभी मुझे भी थोड़ा मतलब मुझे समझ आ गया कॉन्सेप्ट, बट स्टिल याद नेम्स और बॉन्ड्स और लोन पेयर के साथ थोड़ा वक्त लगेगा। तो आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर ये लिखे हुए हो दैट यू कैन प्रोवाइड अस विद हाँ, ऑल प्रोवाइड द करा हुआ शेप? तो है, बिल्कुल करा हुआ है। आपको एक मैंने टेबल दिया है, नोट्स हैंड आउट देख लो ना बच्चे। मेरे पास नहीं है ना, इसलिए दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। क्यों नहीं है? ग्रुप पर नहीं हो क्या आप? आई एम, ग्रुप लेकिन पर वो भेजो। मैंने ग्रुप शायद एक दो ओके हफ्ते ओके बाद ओके ज्वाइन ओके, किया था, सो मे बी। मैं रीसेंड कर देता हूँ, रीसेंड कर दिया ओके हुआ है, ओके ठीक है, ये यहाँ पे है, मैं ओके। रीसेंड कर देता हूँ। और वैसे जो टेबल है ना, वो टेबल जो है मैं आप वैसे ही याद करवा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पहले एक हेडिंग डालो बॉन्डेड रीजन्स, एक हेडिंग डालो लोन पेयर, सही है। फिर आप एक हेडिंग डालो स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर का आपको नाम याद करना है। फिर एक हेडिंग डालो बॉन्ड एंगल्स, सही है। और फिर इसकी एग्जाम्पल भी लिख देना है कि मैं इसको बोलता हूँ कि नंबरिंग याद कर लो बस, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60, सिंपल। 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60, याद हो गई? 20, 21, 22 सीक्वेंस में चल रहा है, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60। फिर आप लोग एक लाइन याद करो, ये लाइन जो है ना, ये है L B B P P T बायो, ठीक है। LBBP बायो ऐसे याद कर लो, या LBBPT बायो ऐसे याद कर लो। बस एक लाइन याद कर लो, LBBPT बायो, गॉट इट? LBBPT बायो। अब आपने सिर्फ L इज फॉर लीनियर, आपने यहाँ पे पहले लिख दिया लीनियर, ठीक है। B इज फॉर बेंट, पहला B जो है ना वो बेंट है। अच्छा, दूसरा, क्योंकि बेंट हमने दो पढ़े हैं ना, बेंट लीनियर बेंट नॉन लीनियर, दूसरा B भी बेंट है। अब जो लीनियर के करीब है ना उस पर बैंड लीनियर कर देना, और जो लीनियर के दूर है उसको नॉन लीनियर कर देना। मतलब लीनियर के जो बाद फौरन बाद लिखा हुआ है उसको बैंड लीनियर कर देना, और जो बाद में लिखा हुआ है बैंड नॉन लीनियर कर देना। अच्छा, ये जो P है, तो ये P हमें शो कर रहा है कि ये है ट्रिगनल प्लेनर, और जो दूसरा P है वो शो कर रहा है ट्रिगनल पिरामिडल, सही है। अच्छा, अब दो P है, कैसे पता कि प्लेनर पहले लिखना है पिरामिडल बाद में लिखना है? देखो L पहले आता है ना, प्लेनर में PL है और पिरामिडल में PY है। L पहले आता है तो प्लेनर पहले लिखना और पिरामिडल बाद में लिखना। फिर ये जो T है, दिस T इज फॉर टेट्राहेड्रल। यहाँ तक हमने आज शेप्स पढ़ लिए हैं। अच्छा, फिर ये जो बाय है ना, ये बाय है इस फॉर ट्रिगनल बाय पिरामिडल, ये शेप मुझे पढ़ाना है अभी।
और O इज फॉर ऑक्टाहेड्रल। सही है। एंगल्स के लिए मैं कहता हूँ एंगल्स जो है आपने एक एंगल याद कर लिया, अब ट्रिग्नल टेट्राहेड्रल का एंगल याद कर लो 109.5 डिग्री, उसमें से 2.5 डिग्री माइनस करो तो उसके ऊपर वाला आ जाएगा, जो कि अगर इसी सीक्वेंस में लिखोगे जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ तो ऊपर वाला आ जाएगा 160 डिग्री, उसमें से 2.5 डिग्री माइनस करो और एक छोड़ के लिख दो, वो आ जाएगा 104.5 डिग्री। सही है। ट्रिग्नल प्लेनर जो है उसको याद कर लो, दिस इज 120 डिग्री, लीनियर याद कर लो 180 डिग्री। अच्छा, ट्रिग्नल प्लेनर में से भी अगर आप 2.5 डिग्री माइनस करो ना तो यहाँ पे जो रह गया है वो आ जाएगा 117 डिग्री, 17.5 डिग्री लिख दो, 117 लिख दो, दोनों चल जाएंगे। और ट्रिग्नल बायपिरामिडल ऑक्टाहेड्रल मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ऑक्टाहेड्रल में तो सारे 90 डिग्री के होते हैं और बायपिरामिडल में 2 एंगल 90 के होते हैं और 3 120 के होते हैं, तो ये दोनों मैंने पढ़ाने हैं तो ये भी याद हो जाएंगे। हो गया टेबल याद? कौन पूछ रहा था? अहमद? सही है सर, ये मैंने नोट डाउन कर लिया। सही है। इसको रिकॉर्ड, अच्छा ये मैं दोबारा से एक बार टेबल ये बनवाऊंगा जब मैं ट्रिग्नल बायपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल पढ़ा दूंगा ना। अभी बस क्लास खत्म करने की नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, वो भी ऊपर हो गया, तो फिलहाल